इसराइल इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करेगा? स्कूल की किताबों में अपनी मर्जी का इतिहास लिखकर या दुनिया के सवालों का जवाब देकर? क्या हमास के साथ समझौता हमास को मिटा देने की नीति के ठीक उलट नहीं है? अगर हमास मिट ही गया होता, इतना ही कमजोर हो गया होता, तो क्या हमास इसराइल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता? इसराइल को अदला बदली की शर्त हमास के साथ क्यों स्वीकार करनी पड़ी? लाखों कोशिश करने के बाद इसराइल ने हमास के सामने अब दोस्तों घुटने टेक दिए हैं। पूरी तरह से यहां पर हमास के सामने इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू नतमस्तक हो चुका है। हर तरीके की हर संभव कोशिश करने के बाद आज इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ में समझौता करने पर मजबूर हो चुका। दोस्तों, रवीश कुमार सर की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से छुपा दिया था, लेकिन रवीश कुमार ने इस रिपोर्ट को बनाया और आम जनता के सामने पेश किया है कि किस तरह से जिसका गुणगान गोदी मीडिया कर रही थी, आज वही घुटनों पर आ चुका है और हमास के सामने हमास से समझौता करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग रवीश कुमार सर की इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा में बमबारी नहीं हुई, बिना बमबारी की एक रात क्या गुजरी, शांति का दावा किया जाने लगा है। क्या गजा में शांति का दौर लौटने वाला है? यह सवाल इस सवाल से जुड़ा है कि नेतन्याहू का क्या होने वाला है। इसराइल की सेना ने एक वीडियो साझा किया है और कहा है कि इसी के लिए हम 471 दिनों से लड़ रहे थे। इस वीडियो में हमास के कब्जे से छूटकर इसराइल की 3 महिलाओं को इसराइल की सीमा पर आते देखा जा सकता है, जिसके सहारे इसराइल की सेना कह रही है हम इसी के लिए लड़ रहे थे। क्या उसकी सेना भूल गई कि नेतन्याहू ने कहा था हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी? तब तो नेतन्याहू शेखी बघारा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी इसराइल के हमले को नहीं रोक सकती है। नेतन्याहू के उन बयानों का क्या हुआ? 1 साल से एक छोटे से इलाके में लोगों को घेर कर जहां से उनके भाग निकलने का रास्ता बंद है, वहां अंदर तक घुसकर भी इसराइल की सेना हमास नहीं लगा सकी। पता नहीं ए टू जेड सब तरीके मुमकिन कोशिश कर ली। लोग यही कहते रहे हमास के साथ डील कीजिए, मगर इसराइल ने डील नहीं होने दी। क्या वाकई यही 1 साल की उसकी उपलब्धि है? हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करेगा, स्कूल की किताबों में अपनी मर्जी का इतिहास लिखकर या दुनिया के सवालों का जवाब देकर? क्या हमास के साथ समझौता हमास को मिटा देने की नीति के ठीक उलट नहीं है? अगर हमास मिट ही गया होता, इतना ही कमजोर हो गया होता, तो क्या हमास इसराइल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता? इसराइल को अदला बदली की शर्त हमास के साथ क्यों स्वीकार करनी पड़ी? इसराइल और हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किए जाने की खबरों और तस्वीरों से मीडिया और सोशल मीडिया के पन्ने भर गए हैं। इन सब के बीच अल जजीरा की एक खबर पर मेरी नजर पड़ गई कि पिछले 57 वर्षों में इसराइल ने 10 लाख फिलिस्तीनियों को जेल में डाला। 57 साल के अंदर 10 लाख, और इस वक्त भी 10,000 फिलिस्तीनी इसराइल की जेलों में बंद हैं। क्या ये बंधक नहीं है? हमास ने दावा किया है कि इसराइल की जेलों से 69 फिलिस्तीनी महिलाएं और 21 नाबालिग लड़के छोड़े गए हैं। इनमें से कुछ 12 टोटल 90 लोग छोड़े गए इजराइल की केस से। वेस्ट बैंक और जेरूसलम के हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन इसराइल के बंधकों की तुलना में बहुत कम हो रही है। मीडिया का सारा फोकस उन 3 महिलाओं पर है जिन्हें हमास ने छोड़ा है। हमास ने जैसे ही रोमी गोनेन, डोरेन स्टाइनब्रेकर और एमिली दमारी को छोड़ा, उनकी तस्वीरों से दुनिया भर के अखबार भर गए। जिस अंदाज में तीनों बाहर आई हैं, उनकी सेहत के बारे में बात हो रही है कि 471 दिनों तक बंधक में रहने के बाद भी एकदम ठीक ठाक हैं। इन तीनों की तस्वीरों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इनके कपड़े, बंधे हुए बालों को लेकर बातें हो रही हैं। कितनी जल्दी इनकी मुस्कुराती या सामान्य तस्वीरों के नाम पर 471 दिनों की दहशत को माइनस कर दिया गया है। अभी इन तीनों के बयान नहीं आए हैं और ना ही इन्होंने बताया है कि हमास ने इन्हें किस ख्याल के साथ रखा था, इन तक खाना कैसे पहुंच रहा था, इलाज कैसे पहुंच रहा था। इन लोगों ने हमास की दुनिया को किस नजर से देखा? जब गजा पर बम बरस रहे थे, तब क्या इन्हें लगा कि जिंदा बचना मुश्किल है? क्या इन्हें नेतन्याहू पर भरोसा था कि उनके नेतृत्व में इसराइल के सैनिक उन जगहों तक पहुंच जाएंगे जहां पर इन्हें बंधक बनाकर रखा गया है? पहले चरण में कुल 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। इन तस्वीरों से कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इस सवाल के जवाब भी नहीं मिलते कि इतनी बमबारी के बाद
भूखमरी के बाद हमास ने इन बंधकों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल है? तक गजा पर दिन रात बम गिरते रहे, पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, इलाज के लिए दवा नहीं थी, बच्चे मर रहे थे, तब भी हमास ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमास के सबसे बड़े नेता याह्या सिनवार को मार दिया गया। इस्राइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताता रहा, लेकिन इसके बाद भी हमास ने इन बंधकों का ये होती है इंसानियत। कुछ बंधकों की मौत की खबरें आई हैं, मगर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि उन्हें हमास ने मारा या दूसरे कारणों से उनकी मौत हुई। इन्हीं बंधकों के कारण हमास इस्राइल से बातचीत कर पाया है। अगर हमास को बंधकों की हत्या करनी होती तो फिर वो उन्हें लेकर ही क्यों आता? लाने के बाद उन्हें सुरक्षित और ठीक सेहत में क्यों रखता? क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू की सेना जमीन से हमला कर रही थी, आसमान से बम गिरा रही थी, तब भी हमास इन बंधकों का पोषण कर रहा था, नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जिस गजा के मिट जाने की नौबत आ गई, अस्पताल से लेकर कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा, वहां से हमास के कब्जे से ये बंधक सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। क्या दुनिया को जो बताया जा रहा है वही सच है या कुछ और है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे? जमीन से भी इस्राइल की सेना गाजा में घुसी हुई थी, तब भी वह बंधकों तक नहीं पहुंची। गजा के बड़े भूभाग को समतल कर दिया गया। जिस इस्राइल की सेना के पास पेजर में धमाका करने की क्षमता है, वह गजा में घुसकर भी पेजर में घुस के धमाका करना, पेजर बहुत बड़ा हमला होता है दोस्तों, नहीं छुड़ा सकी। क्या आप कह सकते हैं कि हजारों टन बम गिराने वाला नेतन्याहू विजेता है? क्या आपने ऐसी किसी सेना की कहानी सुनी है जो एक साल तक एक तरफा बम गिराती रही, एक ऐसी जगह पर बमबारी करती रही जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, बताइए? फिर भी वह सेना हार गई। उसे उस हमास से समझौता करना पड़ा जिसे मिटा देने तक नेतन्याहू ने युद्ध करने का ऐलान किया था। आज दुनिया के सामने यही तस्वीर है कि हमास के बंदूकधारी 3 महिलाओं को अपने कब्जे से रिहा कर रहे हैं। गजा में केवल गजा के मकानों के मलबे नहीं, इस्राइल की सेना का दंभ भी उन्हीं घेर में पड़ा मिल जाएगा। यह बात इस्राइल को अच्छी तरह मालूम है। उसकी झुंझलाहट नजर आती है जब वो कहता है कि कुछ ही दिनों के लिए युद्ध विराम के लिए हामी भरी गई है। समझौते के बाद नेतन्याहू जश्न नहीं मना रहे, बल्कि यही कह रहे हैं कि अगर हमें मजबूर किया गया तो अमेरिका के ही सपोर्ट से हम दोबारा युद्ध करेंगे। इस समय नेतन्याहू को बंधकों का ख्याल आ गया। जब तक बाइडेन की सरकार नहीं आया, तब तक तो नहीं आया। यही कहते रहे कि बंधकों की रिहाई के नाम पर डील नहीं करेंगे, हमास को पहले मिटाएंगे। डील कैसे हो गई? डील कैसे थूक कर चाट किया नेतन्याहू ने? का चेहरा ही बदल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि गजा में उन्हें क्या मिला। हमास से उन्होंने तभी क्यों नहीं समझौता किया जब सीज़फायर की बात हो रही थी उस वक्त? नेतन्याहू पर यह आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने बंधकों के परिवारों को मिलने का समय नहीं दिया। दिसंबर की खबर है कि बंधकों के परिवारों ने धमकी दे दी कि अगर नेतन्याहू ने युद्ध विराम की डील नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक सवाल यह भी है कि नेतन्याहू का क्या होगा? क्या ट्रंप उन्हें बचा पाएंगे या अब उन्हें भी जाना होगा? बस इसी सवाल के जवाब से साफ हो जाएगा कि ट्रंप इस्राइल और गजा को लेकर किस तरह का इरादा रखते हैं। यह शख्स जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नरसंहार और अपराध का मुकदमा चल रहा है, जिसके खिलाफ नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, इसके कारण 122 देशों की जमीन पर नेतन्याहू के लिए उतरना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे गिरफ्तार कहीं भी पकड़े जा सकते हैं नेतन्याहू। आईसीसी के वेबसाइट पर लिखा है कि नेतन्याहू पर आरोप है कि मौजूदा हमले के दौरान उन्होंने भूखमरी को युद्ध का हथियार बनाया और जानबूझकर गजा के आम नागरिकों पर हमला किया, उनकी हत्या की और उन पर जुल्म ढाए। अब यह बात भुला दी गई है, मगर 7 अक्टूबर के हमले से पहले नेतन्याहू इस्राइल में जनता के भयंकर आक्रोश का सामना कर रहे थे। 2020 से इस व्यक्ति के खिलाफ इस्राइल की अदालत में फ्रॉड, रिश्वतखोरी और भरोसा तोड़ने का मुकदमा चल रहा है। 2019 में दर्ज हुए इन मामलों को केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000 के नाम से जाना जाता है। 2020 से इन मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन नेतन्याहू पहली बार पिछले महीने दिसंबर 2024 में जाकर अदालत के सामने पेश होते हैं।
मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वर्षों में उनकी टीम ने बार बार उनकी हर पेशी तरीके डालने की की बचाने की कोशिश। हमास के हमले से पहले जनता के प्रदर्शन इतने विशाल हुआ करते थे कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी थी। उनकी सरकार न्याय प्रणाली में सुधार करने के नाम पर एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई जिसे लेकर इस्राइल में बवाल मच गया। इसके अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों से उनकी वह शक्ति छीन सकती है जिसके तहत वे सरकार के अनुचित फैसलों को खारिज कर सकती थी। इस प्रस्ताव से लोगों में गुस्सा फैला। इस्राइल के लोग समझ गए कि इस सुधार से ही न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी और नेतन्याहू अपने आप को कोर्ट के आदेशों से बचा लेंगे। तो नेतन्याहू पर एक मामला यह भी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अधिकार खत्म कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को रद्द कर सकता था। गजा पर हमले के कारण ये सभी मामले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन बमबारी के शोर में इनकी चर्चा पीछे चली गई थी। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that great? But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen? I know that Biden is saying that they made the deal well. You know, I mean, that deal should have been, first of all, it would have never happened if I were president. Would have never happened. There was not even a thought of it. Iran was broke. They had no money for Hezbollah. They had no money for Hamas. They had no money. They were broke, totally broke, and they would have never done anything. But they did it, you know. दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू जो बड़े बड़े डीके मार रहा था कि हम हमास को खत्म कर देंगे, और साथ में हमारा देश का गोदी मीडिया, दोगला मीडिया भी यही बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि आज रात में हमास को खत्म कर दिया जाएगा, हमास को मिटा दिया जाएगा, गाजा को सफाया कर दिया जाएगा। इस तरह के हेडलाइन के साथ गोदी मीडिया ने भी पूरी तरीके से, हमारे देश की गोदी मीडिया ने पूरे तरीके से इजराइल की चाटुकारिता की, उनकी पूरी तरह से पैरवी की, उनके तलबे चाटने की पूरी कोशिश की दोस्तों। लेकिन इजराइल की तरफ से बार बार कई बड़े झटके दिए गए, कई बार गोदी मीडिया को एक्सपोज किया गया, अंधभक्तों को एक्सपोज किया गया। लेकिन अब वही अंधभक्त चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू हमास के सामने किस तरह से घुटने टेक रहा है। एक छोटा सा शहर, एक छोटे से कस्बे गजा को मिटाने की जो कसम खा रहा था, आज वही जो है हमास के साथ डील करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये एक हमारे देश की गोदी मीडिया के लिए, हमारे देश के अंधभक्तों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो हमास के लड़ाकों की तरफ से हमारे देश की गोदी मीडिया के चेहरे पर मारा गया दोस्तों। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? रवीश कुमार सर के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।